नमस्कार, अभिवादन। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 2 भूगोल की हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। तो जैसे कि चैप्टर के नाम से ही हमें संसाधन एवं विकास समझ आ रहा है, तो सबसे पहले हम जानेंगे संसाधन के बारे में। देखिए, जब भी कोई मनुष्य या जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी कुछ आवश्यकताएं प्रारंभ हो जाती है। उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उसे संसाधन की आवश्यकता होती है। ये संसाधन कैसे उत्पन्न होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, मनुष्य को संसाधन प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ें प्राकृतिक रूप से मिली हुई है, लेकिन हो सकता है कि वो प्राकृतिक रूप से उसकी आवश्यकताएं पूर्ण ना कर पाएँ। तो क्या होगा, इन प्राकृतिक चीज़ों को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से या किसी भी इंस्टीट्यूट में एक उनके ऊपर रिसर्च करके टेस्ट करके अपने प्रयोग करने योग्य उनको बनाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहेंगे संसाधन। अब हम बात करते हैं आगे संसाधन की परिभाषा की। संसाधन होता क्या है? देखिए, संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की प्रतिपूर्ति करने के लिए करता है। यानी एक ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रकृति में कोई संसाधन पहले से मौजूद हो, लेकिन अभी तक इंसान की वहाँ तक पहुँच नहीं है। पहुँच से मतलब है कि अभी तक इंसान ने भी उसका उपयोग नहीं किया, तो उसको हम संसाधन नहीं कहेंगे। यानी जिस चीज़ के द्वारा, जिस वस्तु के द्वारा इंसान अपने लिए सहूलियत पैदा करता है या अपने प्रयोग में लाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। अब संसाधन का अगर हम प्रकार देखें, वर्गीकरण देखें, तो इसको 4 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार में इसको जैव और अजैव। सेकंड है समाप्यता। समाप्यता के आधार पर नवीनीकरण के योग्य, अनवीनीकरणीय योग्य। यहाँ पे भी इसको 2 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर इसको व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 4 भागों में इसको बांटा गया है। नंबर 4, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, संभावी विकसित भंडार और संचित कोष। यहाँ पर इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। अब इन सभी भागों को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले जैव संसाधन। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो हमारे जीवमंडल से प्राप्त होते हैं एवं उनमें जीवन होता है। यानी ऐसे संसाधन जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, जो सांस ले सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जैव संसाधन। जैसे मनुष्य हो गया या कोई भी प्राणी हो गया, पक्षी, हाथी, कोई भी जानवर हो सकता है, ये सब क्या है? जैव संसाधन। नेक्स्ट बात करेंगे हम अजैव संसाधन। ये भी हमारा उत्पत्ति के आधार पर ही है। वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, यानी इनके अंदर जीवन नहीं होता, इनको हम क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन। जैसे चट्टानें, धातुएं, या आपका कोई भी मेटल से बनी चीज़, एरोप्लेन हो सकता है, सोलर पैनल हो सकते हैं, मेज, कुर्सी, या आपकी जो गाड़ियां हैं, वो सभी क्या हैं? अजैव संसाधन हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर भी आपको 2 बताए थे, एक नवीनीकरणीय और एक अनवीनीकरणीय। तो सबसे पहले बात करते हैं नवीनीकरणीय संसाधन की। नवीनीकरणीय संसाधन की अगर मैं बात करूं, वे संसाधन जिनके विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, यानी जिनको हम दोबारा से उपयोगी बना सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नवीनीकरणीय संसाधन। जैसे वायु और जल। सौर ऊर्जा, यानी सूरज से जो मिलने वाली एनर्जी है, उसको हम रीयूज कर सकते हैं। जल ऊर्जा, जल से जो ऊर्जा मिलती है उसको हम रीयूज कर सकते हैं।
पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस। जैसे आपको एक साइड में पिक्चर दी हुई है, उसमें देखिए जब बारिश होगी तो बारिश का पानी सबसे पहले कहाँ पर आएगा, छत के ऊपर आएगा। उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इकट्ठा करके रीयूज कर सकते हैं। यानी सबसे पहले जो उसका यूज हुआ वो किस में हुआ, बारिश होने में, और बारिश के बाद हम उसको दोबारा से इकट्ठा करके रीयूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के संसाधन जिनको दोबारा से यूज किया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, नवीनीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट है हमारा अनवीनीकरणीय संसाधन। अनवीनीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, यानी वो वन टाइम यूज़ है, केवल एक बार ही उनका प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और जैविक ईंधन। इनका उपयोग एक बार ही होता है, इनको दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार के जो संसाधन हैं इनको हम कहेंगे अनवीनीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर हम संसाधनों का वर्गीकरण को देखते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, यानी जिनका अपना ही वो संसाधन होता है। जैसे किसी किसान के पास कोई अपनी ज़मीन है तो वो किसकी है, उसकी अपनी पर्सनल है। कोई अपना घर है या अपनी गाड़ी है, यानी कोई भी चीज़ उसकी अगर अपनी पर्सनल है, उस पर किसी और का कोई हक नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। नेक्स्ट आता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। यानी इससे पहले जो हमने व्यक्तिगत देखा उसमें तो एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति की ही प्रॉपर्टी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरे समुदाय की है। जैसे खेल का मैदान, खेल के मैदान में कोई भी जाके वहाँ पर खेल सकता है। जैसे तालाब, तालाब भी पूरे एक समुदाय का होगा, किसी एक पर्सनल इंसान का तो नहीं हो सकता। तो इस तरीके की जो संसाधन होते हैं उनको बोलते हैं हम सामुदायिक संसाधन। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन जिन पर पूरे देश का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे नदियाँ, नदियों पे क्या है, पूरे देश का अधिकार है, किसी भी एक इंसान का कोई अधिकार नहीं है। खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन जिस पर पूरे विश्व समुदाय का अधिकार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे महासागर, महासागरीय जलमार्ग। नेक्स्ट, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। संभावी संसाधन। संभावी संसाधन वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान रहते हैं पर उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। यानी किसी भी एक प्रदेश के अंदर वो उपलब्ध तो हैं, वहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में पवन ऊर्जा तथा उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत ऊर्जा की अपार संभावना है। यानी वहाँ पर इनके द्वारा हम जल विद्युत ऊर्जा को बना सकते हैं, पर उस अनुपात में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता जिनमें कर लेना चाहिए। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, खनिज, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। भंडारी संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध वे वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी कर सकती हैं, परंतु उचित तकनीक ज्ञान के अभाव के कारण अभी मनुष्य की पहुंच से बाहर है, उसे भंडार के अंतर्गत रखा गया है। जैसे जल, दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक से बना है। यानी जो हमारा जल होता है वो दो गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यदि इन गैसों को अलग अलग करने की आसान विधि विकसित कर ली जाए तो यह भविष्य के ईंधन साबित हो सकते हैं। हालांकि ऐसी तकनीक अभी फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है। यानी अगर हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग करने की एक विधि को विकसित कर लें, एक ऐसी विधि हमारे पास हो कि हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकें, तो
हाइड्रोजन हमारे लिए एक अच्छे ईंधन का स्रोत हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई विधि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अभी इतनी रिसर्च नहीं हुई है कि इनको अलग अलग किया जा सके। नेक्स्ट, विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण। संचित संसाधन, इसे उपलब्ध तकनीक ज्ञान की मदद से इस्तेमाल में लाया जाता है, परंतु इसका उपयोग अभी उस अनुपात में नहीं हुआ जितना होना चाहिए। इसका उपयोग भविष्य की आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है, जैसे नदियों पर बने बड़े बड़े बांध, संचित जल, वन संपदान आदि। यानी इनका उपयोग अभी इतना नहीं किया गया जितना किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में हो सकता है। चलिए अब एक नज़र में देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या टॉपिक कवर किया है। देखो, सबसे पहले हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधन हमने देखे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन कौन सा होता है? जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके अंदर जीवन होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जगत। अजैव संसाधन जिनके अंदर जीवन नहीं होता, चट्टानें, धातुएं। समाप्यता के आधार पर भी दो है, नवीनीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीनीकरणीय योग्य संसाधन। अब नवीनीकरण के अंतर्गत अगर हम देखें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल और वन, यानी इनको हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को दोबारा रीयूज कर सकते हैं, पवन ऊर्जा को दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। अनवीनीकरण योग्य, इसके अंदर क्या आता है? आपका खनिज, जीवाश्म ईंधन, जैसे आपका पेट्रोल एक बार खत्म हो गया तो हो गया, उसको दोबारा से रीयूज नहीं किया जा सकता। स्वामित्व के आधार पर चार हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत के अंतर्गत अगर हम देखें तो भूखंड, घर, जेवरात, यानी जो उस किसी एक व्यक्ति की पर्सनल चीज़ें हैं उनको हम बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक जो सार्वजनिक है, जैसे सार्वजनिक पार्क, चरण भूमि, शमशान भूमि, यानी किसी एक व्यक्ति का उस पर कब्जा नहीं है, वो सभी के लिए है मैक्सिमम। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जैसे खनिज पदार्थ, वन्य जीव, वन, रेल लाइन, सड़कें। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक के क्षेत्र में संसाधन, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय, जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पूरे राष्ट्र के लिए है, किसी भी एक व्यक्ति का उस पर कब्जा नहीं है, एक व्यक्ति का अधिकार उस पर नहीं है। विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन जैसे ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। विकसित संसाधन जैसे लोहा खाने, कोयले की खाने, खनिज तेल के कुएं। नेक्स्ट, भंडार संसाधन में आपकी हाइड्रोजन गैस, भूगर्भीय ऊर्जा। संचित कोष, नदियों तथा बांधों का जल, वन आदि। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा संसाधनों के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।